हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन इजी। मैं सूरज कुमार। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो जाता है परमाणु की संरचना। आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना के समय में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। आप घर बैठे केमिस्ट्री का क्लास कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना। एटॉमिक नंबर इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये एटॉमिक नंबर एटम का जो नंबर होता है उसी को कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद रहता है उसकी गणना को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ पढ़िएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन की गणना को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में परमाणु भार कहते हैं। इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in nucleus of an atom। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों को जोड़कर जो गणना की जाती है वही एटॉमिक मास होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। मान लिया जाए कोई ये एक्स एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, जेड यहाँ लिखेंगे और एटॉमिक मास परमाणु भार ऊपर लिखते हैं। ये कोई एलिमेंट का सिंबल है। और ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास।
और जो नीचे रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यही इसका सिंबल है। एक्स कोई एलिमेंट है और जेड एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है। तो कोई भी एलिमेंट को इसी तरह दर्शाते हैं। ऐसे में एग्जांपल लेते हैं। ऐसे में सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 एटॉमिक नंबर नीचे दर्शाएंगे। और इसका एटॉमिक मास होता है 23। अब इसमें देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी। डेफिनेशन में ही बताए थे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इसका संख्या 11 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इसकी भी संख्या 11 हो जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है सोडियम का? 23 और एटॉमिक नंबर 11। तो इसकी संख्या 12 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या 12 हो जाएगा। कोई भी डाउट रहे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा। अब कोई भी एक न्यूट्रल एटम है इन न्यूट्रल एटम, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। कोई भी न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई भी चार्ज माइनस या प्लस चार्ज नहीं लगा हुआ है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे में हो गया सल्फर, ये एक सिंबल है एलिमेंट का। इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 और एटॉमिक मास 32। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 16। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 16 हो जाए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये अभी बताए थे कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास कितना है? 32 माइनस एटॉमिक नंबर 16। तो ये हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16 हो जाएगा। नोट में लिखिएगा।
electrons, protons, and neutrons are the particles of an atom. Electron, protons and neutrons are particles of an atom. एटम का परमाणु का ये पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों ओर सेल होते हैं, तो इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेडियो एक्टिविटी, और ये जो बाहर में सेल होते हैं इसको सेल कहते हैं और ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल। ये तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, या फिर सेल कहेंगे या फिर ऑर्बिट कहेंगे या एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? केमिकल रिएक्शन के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बारे में कुछ लिखते हैं, उसके बारे में वीडियो बनना है ये नहीं बनना। सेंट्रल पोर्शन of an atom is called nucleus, and extranuclear portion is called cell or orbit or energy level। एटम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है उसको सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। डायग्राम बना के दिखाओ। Protons and neutrons are present in the nucleus, and electrons are present in the orbits,
और सेल और एनर्जी लेवल। Protons are positively charged particles. Electrons are negatively charged particles, and neutrons are chargeless. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को C से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यही इलेक्ट्रॉन की -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, इसका चार्ज 0 होता है, ये चार्जलेस होता है। अब इसमें रिलेटिव चार्ज निकालेंगे। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन का कितना है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ पार्टिकल, किसी का भी रिलेटिव चार्ज निकालना है तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ पार्टिकल बटा में एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के अपेक्षा निकालना रहता है। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ किसी भी पार्टिकल का प्रोटॉन से निकालेंगे तो रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ, इस यहाँ पर प्रोटॉन का रखेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और बटा में एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये प्लस प्लस रहेगा, जो प्लस में एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो +1 हो जाएगा रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन,
और यही रहेगा रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है। तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो यहाँ -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और बटा में हो जाएगा एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स की उसका हो जाता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये दोनों कट जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1 हो जाता है। और रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड देंगे तो वो 0 ही आता है, इसलिए रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मास ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। मास ऑफ पार्टिकल absolute mass of protons। प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास हो जाता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻24 kg ग्राम। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और ग्राम में इसको चेंज करेंगे तो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। और एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका भी प्रोटॉन के बराबर ही आता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। और ग्राम में इसका आ जाएगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब नोट में लिखिएगा। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1/, इतना द मास ऑफ प्रोटॉन। ऑफ पार्टिकल बराबर होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ पार्टिकल बटा में एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था? 1.66 × 10⁻⁻27
kg और बटा में हो जाएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, ये भी तो उतना ही होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो 1 हो जाएगा। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया 1। अब रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg बटा में एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो ये भी कटकर 1 आ जाएगा। तो रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा। और रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और बटा में हो जाएगा एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 0 कुछ आता है, तो ये 0 हो जाएगा। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे जो वीडियो डाला जाएगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। जितना जल्दी चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा फिर लाइव आकर पढ़ाया जाएगा आपको। थैंक यू।